हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर हम एक आज कंपनी को देखने वाले हैं जिसका नाम है एनलॉन हेल्थ केयर। और इसकी जो कंपनी की शुरुआत 2013 के अंदर में हो गई थी और उसके बाद में 2015 में इन्होंने अपना नाम चेंज किया था। पहले इसका नाम एनलॉन वेंचर्स के नाम से शुरुआत की गई थी, फिर इसका एनलॉन हेल्थ केयर के नाम से चेंज करके आज के दिन उसी नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि इसके बाद में इसने काफ़ी सारे माइलस्टोन जो हैं वो अचीव किए हैं। मतलब 2013 में शुरू होने के बाद में कब इनको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला, कौन सा कब अप्रूवल्स मिले, तो उनकी सारी आप लोग यहाँ पर लिस्ट को चेक आउट कर सकते हैं। साथ में इस कंपनी कोई होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या फिर जॉइंट वेंचर्स वगैरह नहीं है। और इनको जो आज के दिन कंपनी को जो चला रहे हैं उनका नाम है पुनीत कुमार आर रासाडिया जी। अब ये इनके पास में जो एज है वो भी ठीक है और इनके पास में एक्सपीरियंस है। वो ये जो कंपनी जब शुरू हुई है वो उससे लेकर के अब तक का जो एक्सपीरियंस, जो टाइम है, जितनी बड़ी पुरानी कंपनी उतना ही इनके पास में एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। साथ में इनका जो एजुकेशन है वो भी सिमिलर से इसी फील्ड के अंदर में, केमिकल केमिस्ट्री के अंदर में, इंडस्ट्रियल केमिकल जो केमिस्ट्री है उसके अंदर में ही हो रखी है। सो सिमिलर सा ही जो है एक्सपीरियंस भी है इनके पास। सो एजुकेशन भी इनकी इससे सिमिलर सी है। 5 लाख रुपए सालाना के आस, सो महीने की जो सैलरी है 5 लाख रुपए आज के दिन उठा रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो कंपनी जो प्रॉपर्टीज यूज करती है अपने बिजनेस के लिए, वो सारी प्रॉपर्टीज, मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज हैं वो ओन्ड भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी ओन्ड है, ये वाली प्रॉपर्टी ओन्ड है, बाकी कुछ लीज पर भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। राइट। जो लोगो जो कंपनी यूज करती है आज के दिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। उसको ऑब्जेक्ट हो चुका है वो ऑलरेडी। सो दैट मीन्स की कंपनी को फ्यूचर के अंदर में जो नाम यूज करती है वो हो सकता है फ्यूचर में चेंज करना पड़े। अब नेक्स्ट यहाँ पर चेक करते हैं तो कंपनी के अंदर में आज के दिन जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वो 105 एम्प्लॉयज टोटल काम करें, जिसमें से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी 4 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। सो एम्प्लॉयज भी ठीक ठाक, जिस कंपनी की साइज है उसके हिसाब से ठीक ठाक काम कर रहे हैं। आज के दिन कंपनी की जो साइज देखने को मिल रही है वो लगभग 483 करोड़ रुपए की देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर इसी वीडियो में हम लोग यही पता लगाने वाले हैं कि ये जो साइज है जो वो उसके अंदर हमें कुछ आज के दिन वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। राइट। तो नेक्स्ट यहाँ पर इस कंपनी के पास में आज के दिन जो सप्लायर्स हैं और टॉप 10 सप्लायर से कंपनी का 89% जो है वो रॉ मटेरियल आता है। और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 84% मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे आज के दिन काम कर रही है। यहाँ पर हमें एक डिप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने 38% कैपेसिटी के ऊपर पिछले साल काम हुई थी, इस साल 84 कैसे पहुंच गया, बल्कि उसके पिछले साल 80% कैपेसिटी पे काम हुई। तो ये बीच में डिप क्यों आया है, तो यहाँ पर इनको मिलने को मिला कि ब्राजीलियन कोई संस्थान है, ब्राजीलियन, वहाँ की जो जो कि इनकी मतलब इनको अप्रूवल देती है कि वो जो दूसरे देशों हैं वहाँ के अंदर में ये अपने ड्रग्स वगैरह, एपीआई वगैरह जो इंटरमीडिएट्स हैं वो बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। राइट। तो उसको अप्रूवल की वजह से इनको थोड़ा सा अब इनको होल्ड करना पड़ा था अपना मैन्युफैक्चरिंग, ताकि वो बदलाव कर सकें, जिसकी वजह से इनका प्रोडक्शन भी बंद हो गया था, इनका रेवेन्यू भी कम हो गया था और इनकी इन्वेंट्री कुछ टाइम के लिए बढ़ गई थी। तो उसका ये पर्टिकुलर रीजन है। तो यहाँ पर ये उसी वजह से देखने को मिला है। तो कोई ऑपरेशनल जो है वो ऑपरेशंस बंद कर दिए धीरे धीरे उस वक्त के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो रेवेन्यू आ रहा है आज के दिन वो टॉप 10 कस्टमर से 77% के ऊपर में आ जा रहा है, जबकि यही 75 था, 77। दैट मीन्स की कंपनी के जो लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं उन्हीं से मेनली पिछले 3-4 साल से रेवेन्यू लगातार आ रहा है। ना कुछ यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा कुछ बढ़ते हुए दिख नहीं रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू मेनली इंडिया से ही आ रहा है, 90%, 95%, 96-7% के आसपास में। दैट मीन्स कि इंडिया के बाहर से नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बाहर से भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू है जो कि दर पर दर हर कम होता ही जा रहा है, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा, अब कंपनी का जो इंडस्ट्री, कौन से इंडस्ट्री में काम आता है, तो यहाँ पर अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंपनी करती क्या है, तो कंपनी बेसिकली जो एपीआईज वगैरह बनाती है, इंटरमीडिएट्स वगैरह बनाती है। एपीआईज इंटरमीडिएट्स क्या होता है, जो भी दवाई, जो भी ड्रग्स हमने जो इंडिया में बनते हैं, अभी इंडिया के बाहर जो कंज्यूम होते हैं किसी भी बीमारी के लिए, तो उसमें तो एपीआई का फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो जो भी एक ड्रग होता है जो कि एक मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो कि उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए जो यूज होता है फॉर्मुलेशन, है ना, केमिकल, वो पर्टिकुलरली केमिकल कंपनी बनाने का काम करती है। साथ में इंटरमीडिएट भी बनाती है। तो जो एपीआई बनाने के वक्त जो पूरा प्रोसेस काम होता है, मान के चलो कि इन दो केमिकल्स को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो ये केमिकल बनेगा, इन दो को रिएक्ट करेंगे तो ये केमिकल बनेगा। तो बीच में जो इंटरमीडिएट्स यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं, एपीआई को जनरेट करते वक्त बीच में यूज होने वाले केमिकल्स, उनको इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। सो अल्टीमेटली हमें किस बीमारी के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट यूज करना है, कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, कौन सी बीमारी को काटने के लिए कौन सा ड्रग काम में आने वाला है, राइट। तो वो ड्रग जिसको हम बोलते हैं वो एपीआई होते हैं मेनली।
राइट। तो वो दवाइयों के अंदर में एपीआई ही यूज होते हैं। अब आज के दिन हम लोग न्यूट्रासिटिकल जो देखते हैं, अब इनके जो बहुत सारे एपीआई होते हैं वो न्यूट्रासिटिकल, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेडिसिन, न्यूट्रासिटिकल्स, पर्सनल केयर, एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट्स, सब में एपीआई यूज होते हैं, बिकॉज वो इंग्रेडिएंट्स तो हर जगह यही यूज होने वाला ही है, उसी से दवाइयाँ बनने वाली है। तो अब यूजुअली ये नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं वहां से भी एपीआई निकालते हैं, राइट। तो इनका जो केमिकल सेक्टर है, केमिकली भी ये एपीआई बनाते हैं, और नेचुरल सोर्सेज से भी एपीआई जनरेट करके फिर अलग अलग सेक्टर्स के अंदर में यूज होते हैं, अलग अलग टाइप की जो दवाइयाँ होती हैं उनमें यूज होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो फिनिश डोसेज फॉर्मुलेशन है, जो कि फाइनल जो डोसेज होता है, उससे कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी एपीआई से 40% आ जा रहा है। बाकी जो है एपीआई को यूज करते हुए ही फिनिश डोसेज बनाए जा सकते हैं। तो कंपनी खुद भी बना के दे दे रही है फिनिश डोसेज, और एपीआई भी प्रोवाइड कर दे रही है कि भाई तुम बना लो अपनी तरफ से फिनिश्ड डोसेज जो होता है वो। बाकी न्यूट्रासिटिकल डिवीजन के लिए भी 6% के आसपास, जो कि ज़्यादा नहीं है इनके पास में। मेनली जो है दवाइयों को ही सेक्टर कैटर कर रहे हैं, मतलब दवाई वाले सेक्टर है उसी को कैटर कर रहे हैं। नेक्स्ट अब थोड़ा सा हम कंपनी की आरएसपी के हम बैलेंस शीट को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग और चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी द बैलेंस शीट, कितना पैसा इस कंपनी में लगा। तो यहाँ पर देखने को मिला कि टोटल 181 करोड़ रुपए इस पूरी कंपनी के अंदर में लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा 80 करोड़ रुपए के आसपास में लगा हुआ है। बाकी पैसा जो है कंपनी में उधारी का लगा हुआ है। और मेनली तो जो कंपनी ने लोन ले रखा है वो 40 करोड़ के आसपास तो लॉन्ग टर्म का लोन ले रखा है, और बाकी जो है 20 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल के आसपास में जो लोन है वो भी ले रखा है। बाकी कंपनी ने काफी सारा माल जो है 20 करोड़ के आसपास में उधारी में भी उठा रखा है। दैट मीन्स की डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ देखते हैं तो ऑन एन एवरेज नॉर्मल सा नजर आ रहा है, बट थोड़ा सा नेगेटिव साइड में नजर आ रहा है। पर दैट्स ओके, क्योंकि आईपीओ के बाद में जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा खासा सुधर जाने वाला है। दूसरा कंपनी का यहाँ पर हम लोग रेवेन्यू सेक्टर को देखते हैं। रेवेन्यू इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। दो यहाँ पर मैंने एक रीजन आपको बताया था कि इनकी फैक्ट्री थोड़ा टाइम के लिए बंद रही थी 2023-24 के अंदर में, जिसकी वजह से इनका 24 का रिजल्ट है वो खराब है। उसके बाद में अभी वापस से कैचअप करती हुई कंपनी का रेवेन्यू दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 20 करोड़ के आसपास में कंपनी ने कमा लिया है, नेट प्रॉफिट जनरेट कर ले पा रही। अब वो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा मुझे थोड़ा डाउटफुल सिनेरियो लगा, बिकॉज 112 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी का जो है रेवेन्यू के ऊपर में कम जो है 6 करोड़ रुपए निकाल ले पा रही है, और 20 करोड़ के 120 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर में कंपनी जो है 20 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट निकाल ले पा रही है। ये थोड़ा सा सिनेरियो गड़बड़ाया है कि यहाँ पर हो सकता है फ्यूचर के अंदर में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। एंड तो ये थोड़ा डाउटफुल सिनेरियो मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली नजर आ रहा है, बिकॉज सिमिलर के आसपास में ही होना चाहिए, बट यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल गया, बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इनका काफी कम हो गया है। दैट मीन्स कि रेवेन्यू बढ़ गया बट हमारा जो माल यूज हो रहा है वो कम हो गया है, कैसे। तो वो थोड़ा सा सिनेरियो गड़बड़ाया हुआ दिख रहा है। बाकी मैं इनका जो बीइंग ऑन दिस मार्जिन ऑफ सेफ्टी और यूजिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी वी विल कंसिडर ओनली लगभग 13 करोड़ के आसपास का हम लोग नेट प्रॉफिट इनका देखने वाले, तो ताकि हम थोड़ा सेफ साइड के अंदर में रह सकें, तो पी और पी रेशियो निकाल के हम लोग कंपेरेटिवली कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का अगर हम लोग कैश फ्लो को चेक करते हैं तो कंपनी आज के दिन जितना भी नेट प्रॉफिट जो जनरेट कर पा रही है, क्या उससे कुछ कैश जनरेट कर ले पा रही है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज नेगेटिव, राइट। यहाँ पे 22 करोड़ रुपए कंपनी ने नेगेटिव में नेट प्रॉफिट जो है जनरेट किया है, बिकॉज कंपनी का जो पैसा है एक तो उधारी में चला गया, दैट मीन्स कंपनी अटक गया, बहुत सारा पैसा 36 करोड़ रुपए तो उधारी में चला गया, मतलब माल बिक गया बट पैसा नहीं आया। और यहाँ पर अदर करंट एसेट्स के अंदर में अटक गया है 12 करोड़ रुपया। तो बेसिकली कंपनी के पास में कैश की किल्लत हो गई है। उससे पहले जो कंपनी की हालत थी कैश फ्लो को लेकर के, वो भी कुछ ठीक नहीं रही है, बट स्टिल इसके मुकाबले ठीक रही है जो कि इस साल रही है उसके हिसाब से, राइट। दैट मीन्स कंपनी को कैश की जो किल्लत है वो शुरुआत से ही झेलनी पड़ रही है बिजनेस के अंदर में, जिसकी वजह से कंपनी को लोन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेना पसंद करूंगा यहाँ पे 13 करोड़ के आसपास, तो उसी हिसाब से हम लोग पी और पी रेशियो निकाल के देखने वाले हैं। अब ये जितनी भी कंपनी को अब किल्लतें झेलनी पड़ रही हैं, तो कंपनी के ऊपर में डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा खराब है, साथ में ही कंपनी को कैश की किल्लत है, तो इन चीज़ों को झेल कर कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो लगभग 80-90% के आसपास में पहुंच गई है। तो जो भी एक थोड़ा सा कंपनी को एक्सपेंशन की भी जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज कंपनी का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है, जो कि आईपीओ कब से 26 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में खुलने वाला है, जिसमें कंपनी ने 91 का अपना अपर बैंड सेट किया और 121 करोड़ रुपए टोटल उठाने की कोशिश करी, जिससे कि कंपनी को ये चीजें जो दिक्कतें झेल रही है उनको देख सके, उनको कम मतलब दूर कर सके। यहाँ पर टोटल जो वैल्यू लगा रही है वो जैसे हमने बताया कि 500 करोड़ रुपए के आसपास में वैल्यू लगाई जा रही है, और कंपनी जो पैसे उठा रही है उसको किस काम में लेने वाली, तो भी यहाँ पर देखने मिल रहा है कि कंपनी 30 करोड़ रुपए तो
अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए काम में लेने वाली है। बाकी 5 करोड़ रुपए से कंपनी में लोन भी कम करने वाली, बिकॉज लॉन्ग टर्म लोन भी कंपनी पे 40 करोड़ के आसपास में, दैट इज वेरी हाई। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का वर्किंग कैपिटल, दैट मीन्स कंपनी का जो रोजमर्रा का जो उधारी पे माल ले रखा है वो भी बहुत ज्यादा, शॉर्ट टर्म लोन भी बहुत ज्यादा, जिसको हम वर्किंग कैपिटल लोन भी कई बार बोल सकते हैं, वो भी कंपनी ने ले रखा है, उसको भी कंपनी को कम करने की जरूरत है, तो उसमें भी कंपनी खर्च करने चाहिए। जो मेन पेन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर में कंपनी जो है यहाँ पर पैसे को खर्च करने वाली है। बट द पॉइंट इज कैश फ्लो वाला जो पोर्शन है वो फ्यूचर में ही उसके बने रहने की अगेन उम्मीदें ही हैं, बिकॉज वो जो कैश फ्लो वाला है वो पॉजिटिव पिछले 3 साल में हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट, पुनीत कुमार जी, जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं पुनीत कुमार जी के बारे में, जिनके पास में 11 साल का एक्सपीरियंस है, वही उन्हीं के पास में कंपनी का सबसे ज्यादा स्टेक है और कंपनी में कोई केस वेस भी आज के दिन नजर नहीं आ रहा। राइट, तो अब ओवरऑल अब थोड़ा सा कंपनी को वैल्यूज जो होते हैं, जो कमाई कर रही है, जैसे मैं 13 करोड़ का देखा था, तो 13 करोड़ के हिसाब से कंपनी का यहाँ पर जो पी रेशियो है उसको निकालने की अगर हम लोग कोशिश करते हैं, तो 20 करोड़ से अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो लगभग 20 करोड़ से आता है 25 का पी रेशियो। और अगर हम लोग 13 करोड़ से निकालने की कोशिश करते हैं तो दे देंगे 13 तो लगभग आता है 37 के आसपास का पी रेशियो। तो यहाँ पर 37 और 25 के आसपास के पी रेशियो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो और जो कॉम्पिटिटिवली कंपनियां यहाँ देखने को मिल रही हैं उनके साथ में अगर चेक करते हैं तो इन्होंने जो अपनी 20 करोड़ रुपए की अर्निंग के हिसाब से, अगर हम 25 के हिसाब से पी रेशियो देखते हैं, उसके हिसाब से इन्होंने अपनी इसके हिसाब से वैल्यू ठीक लगाई है, इसके हिसाब से वैल्यू ठीक लगाई है और इसके हिसाब से भी वैल्यू ठीक लगाई है। बट द पॉइंट इज कि वो जो नंबर है वो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। राइट, अब हमारा जो लेवल है वो है 37 का पी रेशियो और उसके हिसाब से इन्होंने जो अपनी वैल्यू लगाई है वो काफी हाई लगाई है, जो कि हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज किया है। राइट, तो इनके हिसाब से वैल्यू निकालते हैं तो भी जो ऑन एन एवरेज नजर आ रहा है और हमारे हिसाब से तो हाई वैल्यू नजर आ रही है। साथ में अगर हम लोग इनका पीबी रेशियो कैलकुलेशन करते हैं नेटवर्थ के हिसाब से, तो यहाँ पे 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए के आसपास में और पैसे जाने वाले हैं, 121 करोड़ रुपए, तो लगभग 200 करोड़ रुपए। राइट, 200 करोड़ की सबसे ढाई की निकल के आ रही है। इसको देखा जाए तो अगर हम लोग कॉस्ट को भी अगर बाहर निकाल देते हैं 2.7 के आसपास का इनका पीबी रेशियो नजर आता है, जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसके पास में है 7 का, इसके पास में है 9 का और इसके पास में 5 का। तो पीबी रेशियो नेटवर्थ के हिसाब से जो है यहाँ पर वैल्यू नजर आ रही है, कमाई के हिसाब से वैल्यू नजर नहीं आ रही है, नेटवर्थ के हिसाब से वैल्यू नजर आ रही है। राइट, अब तीसरा एक चीज और चेक कर लेते हैं कि जो ये कंपनियां हैं क्या इनकी भी ऐसी ही ग्रोथ नजर आई है पिछले 3 सालों के अंदर में, तो इनकी ग्रोथ काफी भयंकर अच्छे खासे तरीके से नजर आ रही है। इसके अंदर में भी अगर चेक करते हैं तो इसकी भी ग्रोथ अच्छी खासी नजर आ रही है, 600 से 1000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। और इसके हिसाब से भी अगर हम लोग चेक करते हैं तो इसकी भी 96 करोड़ से इसमें कुछ ज्यादा खास ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। राइट, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग चेक करते हैं तो इसको भी मार्केट ने 24 का पी रेशियो दे रखा है, क्योंकि इसकी भी ग्रोथ नहीं और हमारे जो आईपीओ लेकर उसकी भी ग्रोथ नहीं नजर आ रही है, जिसकी वजह से हम लोग चेक करें तो मार्केट ने इसको भी खराब वैल्यू दे रखी है, उसको भी वैल्यू खराब ही देने की उम्मीद नजर है। बट द पॉइंट इज कि उसका ऑपरेशन होल्ड हो गया था, जिसकी वजह से उसको वापस कैचअप करने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है। बट इस साल हो सकता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा लें, उसके बाद में उनका जो है रेवेन्यू बढ़ सकता है, नेट प्रॉफिट्स और इंक्रीज हो सकते हैं। तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट वहां पर एक थोड़ा सा क्वेश्चनेबल मार्क है कि हो सकता है कि वहां पर चांस है कि वो उसको मार्केट उस पर्टिकुलर ग्रे एरिया है उसको कंपनी की मार्केट जो है थोड़ी बहुत वैल्यू दे सकता है। बट अल्टीमेटली अगले साल जो रिजल्ट आएगा उसमें चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी, तो उसके बेसिस पे और मैं अब ग्रे एरिया के बेसिस पे अगर आपको खेलना है तो मैं तो वहाँ पे खेलना पसंद नहीं करता जब तक हमको क्लियर लाइन ना दिखे। बट अगर आपको खेलना है तो आप खेल सकते हैं। बाकी मुझे इसका जो अब आईपीओ लिस्टिंग आपको मिल सकता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी डिसीजन बनाना ठीक नहीं है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अभी डिसीजन बनाना ठीक नहीं है। तो हम लोग अभी तो इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचें। अगर हम लोग अब आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि हमें लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है, तो वो भी लिस्टिंग गेन का अभी जीएमपी कुछ खास, मार्केट भी कुछ वैल्यू दे नहीं रहा है इसको, तो जीएमपी भी मिलने के कुछ खास चांसेस यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। सो अगर यहाँ पर आपको 20% 25% के आसपास में जीएमपी दिखता है तो फिर आप थोड़ा सा लिस्टिंग गेन के बारे में सोच सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म व्यू भी फिलहाल के लिए इस कंपनी में बनाना ठीक नहीं लग रहा जब तक कि आगे के रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं। दैट्स ऑल माय व्यू इस। बाकी आपको अपना फाइनल जो डिसीजन बनाना है उसको अपने हिसाब से और रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल से पूछने के बाद में अपना फाइनल डिसीजन बनाना है और इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना है। दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में फाइनली।